हेलो एंड नमस्ते गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के शेयर के बारे में। तो जो आईआरसीटीसी का जो शेयर है वो काफी लंबे समय से एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। स्टॉक का प्राइस चल रहा था करीब 5500 से 6000 के बीच में, और वहां से स्टॉक जो है वो स्प्लिट हो जाता है और अराउंड 1000 के प्राइस के आसपास आ जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो उसके बाद तो हल्की फुल्की जिस दिन स्प्लिट का इफेक्ट होता है उस दिन हल्की फुल्की हमको उसके अंदर गिरावट देखने को मिलती है। तो वही हुआ, जो 1000 रुपए का जो उसका प्राइस था वहां से वो स्टॉक अराउंड 950 के आसपास ट्रेड करने लगा। और फिर सडनली एक न्यूज आ जाती है कि जो गवर्नमेंट है वो आईआरसीटीसी से उसकी ऑनलाइन टिकट बुकिंग का जो प्रॉफिट होता है उसके अंदर 50% शेयर मांगेगी। जब ये न्यूज आई तो उसके बाद जो स्टॉक है वो कंटिन्यूसली एक शार्प डाउनफॉल के अंदर चला गया, और एकदम से उसी दिन के अंदर स्टॉक अराउंड 750 से 700 650 के लेवल के आसपास हमको देखने को मिला। बिकॉज जो आईआरसीटीसी कंपनी है इसका जो 60 से 70% का जो रेवेन्यू है वो ऑनलाइन टिकट बुकिंग से आता है। और अगर उसके अंदर ही गवर्नमेंट 50% शेयर ले लेगी, जो कि एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है, तो जो उसके नेट प्रॉफिट्स है उसके नेट मार्जिन उसके ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसी न्यूज की वजह से जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा नीचे आ गया और हमें 600 650 के लेवल के आसपास देखने को मिला। उसके बाद अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में ये जो गवर्नमेंट का जो ये प्रपोजल था इसको डिनाई कर दिया गया, और जो फैसला है वो आईआरसीटीसी के पक्ष में सुनाया गया, और आईआरसीटीसी को अपने प्रॉफिट में से कोई शेयर गवर्नमेंट को नहीं देना था। तो उसके बाद जो स्टॉक है वापस से रीबाउंड होता है और 650 से वापस 750 850 के लेवल के आसपास हमको देखने को मिलता है। बट अगेन, जिस तरह से ये जो रशिया यूक्रेन वाला वॉर का माहौल चल रहा था उस वजह से जो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका था और रिसेशन का जो डर है, इसके चलते हुए जो स्टॉक है वो कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। अगर आप देख सके तो ये छह महीने का चार्ट है, लाइन चार्ट है। इसके अंदर स्टॉक जो है वो 850 के आसपास से गिर के कंटिन्यूसली लास्ट 3 महीनों में ये फॉल ही करता आ रहा है, और अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो अराउंड 590 के आसपास, 591 के आसपास चल रहा है। काफी ज्यादा जो निवेशक है, जो रिटेल निवेशक है, इन्वेस्टर्स हैं, वो काफी ऊपर के लेवल्स पे स्टॉक को बाय करके बैठे हैं। या स्टॉक जब स्प्लिट हुआ था तो उनको 1000 रुपए के अंदर स्टॉक काफी ज्यादा कम प्राइस पे उनको दिख रहा था। उस केस के अंदर उन्होंने स्टॉक को बाय कर लिया और एक्वायर करना स्टार्ट कर लिया। कुछ लोग है वो 800 900 850 के लेवल पे भी इसको बाय करके बैठे हैं। और बाय करना भी चाहिए बिकॉज कंपनी काफी ज्यादा अच्छी है, अपने सेक्टर की इकलौती कंपनी है। तो जो सेक्टर है उसके अंदर इसकी मोनोपोली है, और कोई कंपटीशन के अंदर दूर दूर तक इसके अंदर ना आगे आने वाला है ना अभी कोई करंट में है। कंपनी जो है ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छी है, और अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो आपको छोटे मोटे लेवल्स या शॉर्ट टर्म के अंदर जो वोलेटिलिटी है उसका नहीं सोचना चाहिए। बट अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और आपको अपना पैसा थोड़े समय घुमाना पड़ता है या किसी और शेयर में लगाना पड़ता है, या फिर आप पैसे को एज अ स्विंग ट्रेड यूज करते हैं, तो उस केस के अंदर आपको जो लेवल्स हैं उनको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज आप लंबे समय तक स्टॉक को नहीं रख सकते, बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप 5 साल 4 साल 5 साल इसके अराउंड जो होता है तो स्टॉक काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है और आपको एक अच्छा रिटर्न दिखा सकते हैं। बट अगर आप 6 महीने 3 महीने 2 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड करते हैं तो जो लेवल्स है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब हम अपने टेक्निकल चार्ट्स की ओर बढ़ेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो शॉर्ट टर्म के अंदर हम स्टॉक के अंदर जो हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम देख लें स्टॉक जो है वो किस तरह से चलता आ रहा है। तो स्टॉक कंटिन्यूसली यहाँ से ये जो इसका प्राइस बैंड था अराउंड 900 के आसपास, जैसा मैंने बताया 900 के आसपास यहाँ जब स्टॉक स्प्लिट हुआ था, ये प्राइस जो था यहाँ पे ये आप देख सके, अगर यहाँ पे जो एस मार्क किया हुआ है दिस पॉइंट, यहाँ से स्टॉक स्प्लिट हुआ था अराउंड 1000 रुपए का प्राइस था। और फिर वहां से जो स्टॉक है वो उसी दिन कंटिन्यूसली अच्छा खासा फॉल अराउंड 700 के आसपास आया। ठीक है, 700 750 के आसपास। फिर जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा कंटिन्यूसली गिरावट में दिखा हमको और एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया। अगर आप ये देख सके कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, काफी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया। रीजन बिहाइंड, जैसे कि मैंने बताया, इन्फ्लेशन की वजह से, रिसेशन का डर, और जो इंटरेस्ट रेट्स हाइक हो रही थी उसके चलते जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा नीचे चला गया। और ओवरऑल मार्केट भी अगर हम देखें तो निफ्टी भी काफी ज्यादा नीचे आ गया था, तो उसके चलते स्टॉक के अंदर भी हमें फॉल देखने को मिला। अब क्या होता है, जो रिटेल निवेशक होते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म के अंदर आप इसको इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। तो रिटेल निवेशक जो है वो क्या करते हैं, जब भी स्टॉक यहाँ से गिरता, जब भी स्टॉक यहाँ से गिर के नीचे आता तो यहाँ पे ये खरीद लेते हैं।
वापस बढ़ता तो ये सोचते कि यार रिवर्सल हो गया है, अब स्टॉक यहाँ से बढ़ेगा, ये फिर ज्यादा गिर जाता, फिर यहाँ पे एग्जिट कर जाते। तो इस कंसोलिडेशन के अंदर जो है वो काफी ज्यादा रिटेल निवेशकों का नुकसान हो जाता है, बिकॉज वो सोचते हैं कि यार अब इससे ज्यादा कितना गिरेगा, और वहां से वो रिवर्स स्टॉक होता नहीं है और वहां पर से डाउन ट्रेंड में चला जाता है। या फिर जो रिटेल निवेशक होते हैं वो क्या गलती करते हैं, जब भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ जाता है उनको पता नहीं चलता कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो उसके अंदर जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में इस तरह से चलता है, एक लोअर लो, एक लोअर हाई, एक लोअर लो, एक लोअर हाई, एक लोअर लो, एक लोअर हाई। सो वो क्या सोचते हैं, जब ये लोअर हाई का पोजीशन बनती है तो वो सोचते हैं कि स्टॉक यहाँ से रिवर्स हो गया और यहाँ पे एंटर कर जाते हैं और फिर अगेन स्टॉक के अंदर एक फॉल आ जाता है। तो हमें ये चीज नहीं करनी है। हमें अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर है तो जब तक उसका ट्रेंड रिवर्स नहीं हो जाता हमें उसके अंदर एंट्री नहीं बनानी है। अब ट्रेंड रिवर्स कब होगा, उसका पता कैसे चलेगा, इसके बारे में हम आगे वीडियोस में आपको बताएंगे। बट अभी जो है हमें इसके अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर टारगेट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। सो जो स्टॉक है उसके अंदर आप देख सके तो ये जो लास्ट डे पे जो कैंडल बनी है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली ये दिखे दो कैंडल्स। तो ये जो अगर आप कैंडल देख सकें, इसको कहा जाता है इनसाइड कैंडल बार, दिस पॉइंट। ये एक बड़ी कैंडल जिसको बोलते हैं मदर कैंडल, और उसके अंदर जो ये कैंडल आ रही है ये है बेबी कैंडल। तो ये जो है इस कैंडल के अंदर आ रही है। सो ये जो बड़ी कैंडल है इसको पूरा कवर करी तो इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल। तो इसका जो इफेक्ट होता है मार्केट में जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर वो क्या होता है वो हम जानेंगे। सो अगर ये जो कैंडल फॉर्म हुई है इसका मतलब क्या होता है कि स्टॉक के अंदर एक शार्प डाउनफॉल आया, और डाउनफॉल आएगा भी बिकॉज ये जो ऊपर आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन का मतलब होता है कबर का पत्थर। तो अगर कैंडल कहीं बन जाए तो आप समझ लीजिए कि एक शार्प डाउन साइड मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। रीजन बिहाइंड अगर आप इसको साइकोलॉजिकली भी देखें तो स्टॉक जो है वो यहाँ से सेकेंड स्टॉक जो है वो यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, इस पॉइंट पे स्टॉक, एक सेकेंड, हाँ। सो इस पॉइंट पे स्टॉक खुलता है और फिर बढ़ना स्टार्ट होता है कंटिन्यूसली ऊपर, और फिर जो सेलर्स है वो इतने ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं कि यहाँ से स्टॉक को वापस से इतना ज्यादा नीचे लेके आ जाता है। तो इसका मतलब जो सेलर्स है उनका माइंडसेट क्लियर है कि हमको बेच के चलना है स्टॉक को, स्टॉक के अंदर जो है वो अभी तक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, और उसके अगले दिन हमें को इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, एक अच्छा खासा फॉल, एक बहुत ही बड़ा फॉल। अब जब एक बहुत ही बड़ा फॉल आता है तो उधर क्या होता है ना कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कब ये स्टॉक और ज्यादा नीचे गिरेगा या फिर इसके अंदर इतना बड़ा फॉल आया तो क्या पता रिकवर कर जाए नेक्स्ट डे। तो जो नेक्स्ट डे होता है वो होता है हॉल्ट। इस दिन पे इन्वेस्टर्स हॉल्ट करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं काफी दफा, जहां पे हमको स्टॉक के अंदर कुछ खासा बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिलता, स्टॉक जो है वो रेंज बाउंड हो जाता है, और वो जो बड़ी एक रेंज इसने पिछले दिन बनाई थी उससे छोटी रेंज को फॉर्म करता है। तो वो जो कैंडल है वो पूरा उसको कवर कर देती है, जिसको हम बोलते हैं इनसाइड कैंडल। अब क्या होता है, ये मैंने जैसा आपको बताया कि ये एक बड़ा फॉल आ गया, देन लोगों ने होल्ड कर लिया। अब जो नेक्स्ट डे होगा वो डिसाइड करने वाला दिन होगा और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होगा। अगर इस दिन ये स्टॉक इसके लो को, जो इनसाइड कैंडल बनी है इसके लो को अगर ब्रेक कर देता है, अगर स्टॉक इस इनसाइड कैंडल के लो को ब्रेक कर देता है तो स्टॉक के अंदर हमको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। रीजन बिहाइंड मैंने जैसा बताया, यहाँ पे लोगों ने सेल किया, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हुए, और यहाँ लोगों को अपनी वे जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो गई कि हमको बेच के चलना है। तो अगले सपोर्ट लेवल्स तक हमको स्टॉक गिरता हुआ देखने को मिल सकता है, शार्प एकदम अच्छे से एक बड़ी वाली गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ से ये जो इसके हाई को ब्रेक कर देता है तो फिर हम कह सकते हैं कि स्टॉक जो है गिरावट आई, उसके बाद हॉल्ट किया, और फिर जो लोगों का माइंडसेट है वो रिवर्स हो गया और लोग अपसाइड इसको ले जाने का सोच रहे हैं, बुल्स आर इन द गेम। सो वो इसको वापस से अपसाइड ले जाने की ट्राई करेंगे। तो यही हमें अपना माइंडसेट जो स्टॉक के अंदर लेके चलना है, जो कल का दिन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बिहाइंड जो आपने अभी देखा कि अगर ये इसको नीचे की साइड तोड़ देगा तो स्टॉक के अंदर हमको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो क्या करना है हमें, तो हमें सीधा एंट्री नहीं लेनी है, हमको अगर ये इसका जो हाई है इसको अगर ब्रेक करता है तो यहाँ हम अपनी 30% क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे। जैसे मेरे को आज 100 शेयर लेने हैं तो मैं इस पॉइंट पे 30 शेयर्स लेके एंटर हो जाऊंगा स्टॉक के अंदर। फिर बाकी का अमाउंट हमको कब डालना है, जब स्टॉक इस स्केल हाई को तोड़ेगा, जो उसका एक बड़ा सा फॉलिंग वाला जो कैंडल था उसके हाई को, जब मदर कैंडल के जब हाई को तोड़ेगा तो यहाँ पे हमको हमारा रिमेनिंग 70% अमाउंट ऐड करना है, और हमारा 100% इन्वेस्टमेंट जैसे 100 शेयर लेने हैं तो 100 शेयर इसके अंदर हमारे लग जाएंगे।
और सेलिंग के साइड भी हमको सेम पोजीशन बनानी है, सेम चीज सोचना है। अगर ये इसके लो को ब्रेक करता है, लेट से ये अगर इसके लो को ब्रेक करता है यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे अपनी 30% क्वांटिटी को ऐड कर लेना है। और इसको ब्रेक करने के बाद हम एकदम क्लियर हो जाएंगे कि अब डाउन ट्रेंड बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नीचे की तरफ स्टॉक को लेके जाएगा। तो उस साइड हमको अपना पूरा रिमेनिंग जो 70% है वो इन्वेस्ट करके हम 100% गेम के अंदर इन हो जाएंगे। सो इस तरह से ये हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अब स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? सो स्टॉप लॉस जो है हमारा, अगर हम नेगेटिव साइड खेल रहे हैं, मतलब अगर हम सेलिंग की साइड खेल रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई। बिकॉज एज आई सेड कि अगर इस कैंडल को तोड़ देगा तो फिर हमको बाय साइड पोजीशन बनानी है। सो ये जो है हमारा स्टॉप लॉस होगा, दिस पॉइंट। सो अगर हम इसको लाइन से रिप्रेजेंट करें तो दिस पॉइंट विल बी आवर स्टॉप लॉस। अगर हम सेल करके चल रहे हैं तो मैं इसको व्हाइट कलर दे देता हूँ, और ये हमारा होगा एंट्री फॉर 30%। यहाँ पे हमारी 30% के लिए एंट्री होगी, और यहाँ हमारा रिमेनिंग जो 70% है, इसके नीचे हमारा रिमेनिंग 70% चल जाएगा। और फिर हमारा टारगेट क्या बनेगा? अराउंड दिस पॉइंट, ये हमारा सीधा टारगेट होगा यहाँ तक, दिस पॉइंट। यहाँ पे वापस से स्टॉक ट्राई कर सकता है सपोर्ट लेने का, बट अगर इस पैटर्न को फॉलो करे तो स्टॉक जो है वो एक अच्छी गिरावट दिखाएगा और फर्दर इसको भी तोड़ के नीचे जा सकता है। बट देन हमको अपने रूल्स को फॉलो करना है और सपोर्ट के ऊपर अपना पार्शियल प्रॉफिट जो है वो कर लेना। अपसाइड के अंदर सेम चीज हमको क्या करना है, जो ये पॉइंट है ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। जो जो बेबी कैंडल का जो लो है वो हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। एंड हमको एंट्री लेनी है अपनी 30% क्वांटिटी के साथ इधर, और अपनी रिमेनिंग 70% क्वांटिटी के साथ अगर इसके मदर कैंडल के हाई को तोड़ देता है। इसके अंदर हमारे टारगेट्स का हमको देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर हमारे फिर टारगेट जो बनेंगे वो सीधा 620 के बनेंगे, और अगर उसको ब्रेक कर देता है और उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर ये गैप जो है, अगर आप देख सके, ये जो एक गैप फॉर्म किया हुआ है स्टॉक ने, ये गैप को भी फिल करने की कोशिश कर सकता है, दिस पॉइंट। इस गैप को फिल करेगा और हमको 640 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। सो टेक्निकल बेसिस पे ये हमारे कुछ लेवल्स हैं। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के अंदर तो इन लेवल्स को ध्यान में रखकर ट्रेड करें। और आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, और जो भी आईआरसीटीसी के अंदर इन्वेस्टेड हैं उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।